हेलो फ्रेंड्स, माय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक, जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट। जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी अभी तक ये चैप्टर नहीं देखे हैं वो हमारी क्लास 7 की प्लेलिस्ट है, हमारा जो चैनल है वाई एकेडमी, उस पर जाकर देख सकते हैं। ओके, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास चैप्टर नंबर 3। इसका जो टाइटल है हमारी बदलती पृथ्वी, अवर चेंजिंग अर्थ। की जो पृथ्वी का हमारा जो धरातल है वो सभी जगह पे एक समान नहीं है। कहीं पर हमारे क्या है, माउंटेन सिस्टम्स हैं, कहीं पर हमारे पठार सिस्टम है, प्लेटो सिस्टम्स है, और कहीं पर हमारा प्लेन्स है हमारे। ओके, तो जो हमारा धरातल है वो भिन्न है। क्लियर? तो कहीं पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और मैदान है, और ये सब क्या है, ये सब हमारे कॉन्टिनेंटल के महाद्वीप के क्या है, लैंडफॉर्म्स हैं। ये हमारे प्रमुख लैंडफॉर्म्स हैं। अब इन लैंडफॉर्म्स में होता क्या है बच्चों, इन लैंडफॉर्म में क्या है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन कैसे हो रहा है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय श्रृंखला का जो हमारा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है, आज भी बढ़ रहा है और उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर है। ओके, तो ये हर साल में कितना, 1 मिलीमीटर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है। और ये गति कैसी है, बहुत धीमी है, स्लो मोशन है। तो स्लो मोशन के कारण क्या हो रहा है, हमें ये जो वृद्धि है वो देख नहीं पाते हैं हम लोग। क्लियर? अब ये परिवर्तन जो पृथ्वी में हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, वो इस चैप्टर में हम आपको समझाएंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है, चेंजिंग हो रही है। क्लियर? ये जो हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो हमारी पहली हेडिंग है वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में, कि स्थल मंडलीय प्लेट्स क्या होती हैं। आपको स्थल मंडल के बारे में अच्छे से हमने बता दिया था कि स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, हम किस भाग को कह रहे थे, क्रस्ट। ये हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट प्लस ये कौन सा है, अपर मोस्ट मेंटल पार्ट, अपर मोस्ट मेंटल सॉलिड वाला। ओके, तो इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों पार्ट को मिलाकर जो बन रहा है उसे हम कह रहे हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कह रहे हैं। और ये कितना फैला हुआ है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्लियर? इस भाग को ही हम क्या कह रहे हैं, स्थल मंडल कह रहे हैं। ये स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, स्थल मंडलीय प्लेटें कह रहे हैं। अब ये कैसे विभाजित हैं, इनको हम देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी पे किस तरह फैले हुए हैं। ये देखिए, ये हमारी पूरी पृथ्वी पर स्थलमंडल प्लेटों क्या है, बहुत सारे डिवीजन्स हैं। और डिवीजन कैसे हैं आप देख पा रहे हैं, ये हमारे यूरेशियन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है हमारी, और ये क्या है, हमारी ओशियनिक प्लेट्स हैं। ये कोको प्लेट्स है, जॉन डी फूका प्लेट्स है। ओके, और ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, ये अफ्रीकन प्लेट्स है, और ये हमारी इंडियन प्लेट्स है। ओके, इंडियन प्लेट है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। तो ये बहुत सारी जो प्लेटें हैं पृथ्वी पर हमारी, ये क्या कर रही हैं, ये धीमी गति से, बहुत धीमी गति से संचरण कर रही हैं। और इनकी धीमी गति इतनी है कि वर्ष में कुछ मिलीमीटर ही विस्थापित हो पा रही हैं। क्लियर? जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ये हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, और लिथोस्फीयर ये हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर के नीचे वाले भाग को हम क्या कह रहे थे, एस्थेनोस्फीयर कह रहे थे। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, एस्थेनोस्फीयर में हमने बताया था कि मैग्मा चैम्बर्स हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा मोल्टन एलिमेंट्स है, ताप के अधिक होने के कारण जो यहाँ पर मोल्टन सबस्टांसेस हैं, उनको हम क्या कह रहे थे, मैग्मा कह रहे थे। और जो मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर जब आ रहा है तो उसे लावा कह रहे हैं। ओके, अत्यधिक ताप के कारण। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है हमारा, इस पे क्या है, ये जो प्लेटें हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं हमारी, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ये क्या कर रही हैं, बहुत धीमी गति से इस पर तैर रही हैं। ओके, हमारे दुर्बलता मंडल पे क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। अब ये गति हो क्यों रही है, इसको हम देखेंगे। ये हमारी गति, आपको सिंपल सा उदाहरण दिखाते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक बीकर में पानी गर्म हो रहा है और नीचे से क्या है, हम ये गैस जला दी है, इससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब ये पानी गर्म होगा तो हमने क्या करा, इस पर 2 ये कॉर्क रख दी, और एक कॉर्क पर हमने लिख दिया ये हमारी इंडियन प्लेट है, और दूसरी प्लेट पे लिख दिया हमने यूरेशियन प्लेट है। अब हम जब ये पानी को जब गर्म कर रहे हैं तो गर्म होने के कारण क्या हो रही है, ये प्लेटें क्या कर रही हैं, धीमे धीमी गति से संचरण कर रही हैं।
और संचरण होने, इसी संचरण, अब ये संचरण कर रही हैं। ओके, अब आप इस संचरण को समझ गए क्यों हमारी प्लेटें संचरण कर रही हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर, आप इस वाले डायग्राम में देखिए, जो पृथ्वी के अंदर द्रवित मैग्मा है वो क्या कर रहा है, जो मोल्टन सबस्टांसेस हैं उन्हें हम मैग्मा कह रहे हैं, और जो ये मैग्मा अत्यधिक ताप के कारण, दाब के कारण क्या कर रहा है, पृथ्वी के ऊपर आने का प्रयास कर रहा है टेम्परेचर अधिक होने के कारण। और जो द्रवित मैग्मा है ये क्या कर रहा है, वृत्तीय गति में संचरण कर रहा है, और इसी के कारण क्या हो रहे हैं, प्लेट मूवमेंट्स कर रही हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स कह रहे हैं, प्लेट विवर्तनिकी कह रहे हैं। क्लियर। अब हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि कैसे ये हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, और इसी के कारण जो हमारे पृथ्वी पर लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, ये देखिए आप, ये क्या है, मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, प्लेट द्रवित मैग्मा के कारण क्या हो रहा है, ये संचरण हो रहा है। अब जब ओशनिक प्लेट क्या होती है, हैवी होती है, मैंने आपको बताया था बेसाल्ट से निर्मित है, और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किससे निर्मित है, ये ग्रेनाइट से निर्मित है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रेट से हल्की होती है, और ओशनिक जो प्लेट है वो हमारी अधिक गहराई में धंसती है, उसके कारण क्या हो रहा है, वहां पर वॉल्केनो का निर्माण हो रहा है, और वॉल्केनो से आप देखेंगे ये लावा निकल रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्लेटें हैं बहुत धीमी गति से गति करती हैं, और पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय गति से घूमना इसका प्रमुख कारण है। द मेन रीजन फॉर दिस इज रोटेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा इन सर्कुलर फॉर्म। और इसी जो सर्कुलर फॉर्म में हमारा मोल्टन मैग्मा है, संचरण होने के कारण पृथ्वी हमारी गति कर रही है, और उसको हम क्या कह रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक्स कह रहे थे। ओके, क्लियर हो गया। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो गति कर रही हैं, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक कह रहे हैं। तो जो प्लेटों की गति के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो रहा है। मूवमेंट्स के कारण दो बल उस पर कार्य कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से बल हैं, एक तो हमारा क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस है, और क्या एक क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्स क्या है, अंतर्जात बल है, और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, बाहरजात बल है। अंतर्जात बल वह बल होते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उत्पन्न होते हैं। क्लियर। और एक्सोजेनिक वो फोर्स हैं जो पृथ्वी की बाह्य सतह पर कार्य करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, पृथ्वी के भूस्थल पर क्या कर रहे हैं, निर्माणकारी फोर्सेस हैं। ओके, पठार निर्मित हो रहे हैं, इससे पर्वत का निर्माण हो रहा है, प्लेन्स बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये विनाशकारी बल है। ये क्या कर रहे हैं, पर्वत पहाड़ पठार को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और पृथ्वी की सतह को क्या कर रहे हैं, समतल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एंडोजेनिक फोर्स के बारे में अच्छे से विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। क्लियर। अब इसमें दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक तो सडन फोर्सेस होते हैं, एक डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होते हैं। और हिंदी माध्यम बच्चों के लिए ये क्या होता है, पटल ग्रुप पर गति होती है, और सडन फोर्सेस को हम कहते हैं आकस्मिक बल। तो जो सडन फोर्सेस होते हैं उसमें अर्थक्वेक आता है, हमारा वॉल्केनो आता है, और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होते हैं उसमें आते हैं बिल्डिंग माउंटेन्स आते हैं, जो हमारे माउंटेन्स बन रहे हैं। वीडियो दिखाई थी, वीडियो में क्या हो रहा था, जब प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इससे क्या होता है, ये कौन सा फोर्सेस लग रहा है, ये लग रहा है हमारा संपीड़नात्मक बल लग रहा है। हम कंप्रेस कर रहे हैं किसी को, तो क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। और जब तनाव मूलक शक्तियां काम कर रही हैं, फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, रिफ्ट का निर्माण होता है। अब आप ये चित्र देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जब टेंशन होता है, जब कोई चट्टान है और टेंशन होगा तो बीच में क्या होगा, रिफ्ट का निर्माण होगा। ओके, फॉल्ट बनेंगे वहां पर। जब दो चट्टानों में, दो प्लेटों में कंप्रेशन होता है, संपीड़न शक्ति काम करती है, तो उसमें क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है, ये हमारे फोल्डिंग हो रही है। क्लियर। जब हमारी चट्टानें, ये प्लेटों की गतियां तीन प्रकार से हो रही हैं, तनाव मूलक काम कर रहे हैं, संपीड़नात्मक बल काम कर रहा है, और क्या, रूपांतरित बल काम कर रहे हैं। तो रूपांतरण के कारण क्या हो रहा है, ये स्टाइक स्लिप फॉल्ट होती है, और यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है, जिससे हमारी पृथ्वी पर भूकंप वगैरह आते हैं, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या था, हम डायस्ट्रोपिक फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। ये बल क्या होते हैं, बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन होता है, इसमें बहुत ही धीमी गति के बल होते हैं, और मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है, बहुत हजारों वर्षों में हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। और ये क्या किस किस का निर्माण करते हैं, ये महाद्वीप पर पर्वत का निर्माण कर रहे हैं, पठार का निर्माण कर रहे हैं, मैदानी भाग का निर्माण कर रहे हैं। ओके, जैसे आज भी क्या हो रहा है, बहुत धीमी गति का फोर्सेज है, और जो हिमालय माउंटेन्स है उसमें आज भी क्या हो रहा है, आज भी वो उसकी हाइट बढ़ रही है। अब हमने दो क्या बोलते हैं, जो प्लेटों में गति होती है वो तीन प्रकार की होती है, उसमें फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है। ओके, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, हिमालय हमारा क्या है, फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है। जो जब
दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, गति कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है, दबाव की क्रिया है, तो इससे क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। और फोल्ड माउंटेन्स के सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं, हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज, ये सब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। इन्हें हम हिंदी में बलित पर्वत भी कहते हैं, मूरदार पर्वत के उदाहरण है। और फॉल्टिंग के बारे में जब आपको बताया था कि भ्रंशन क्या होता है, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो इसमें कौन सा फोर्सेस काम कर रहा है, तनाव बल काम कर रहा है, टेंशन कर रहा है। जब हम रस्सी को एक दूसरी दिशा में खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, तनाव बल काम कर रहा है इसमें। और जब किसी चट्टान में तनाव बल काम करेगा तो ये क्या होगी, विखंडन होगा इसका। तो टूटने के कारण क्या हो रहा है, इसमें भ्रंश पड़ रहे हैं। ओके, ये भ्रंश पड़ रहे हैं। तो इन भ्रंश रेखाओं के सारे क्या होता है, जो हमारा क्रस्ट है, कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है इस तरह से, ये कुछ भाग उठ गया, और ये क्या हो गया, रिफ्ट वैली बन गई, रिफ्ट घाटी कह रहे हैं। तो इसे उठे हुए भाग को हम क्या कह रहे हैं, हॉर्स कह रहे हैं, HORST, हॉर्स कह रहे हैं इन दोनों भाग को। और बीच में ये दरार है, भ्रंश है, इसको क्या कह रहे हैं, रिफ्ट कह रहे हैं। तो जैसे हमने इंडिया वाले मैप में पढ़ाया था कि हमारा कौन सी रिफ्ट वैली है जिसमें कौन सी नदी बह रही थी, हमने अरावली और विंध्याचल और सतपुरा बताई थी। तो हमारी ये क्या है, विंध्याचल रेंज है, और ये क्या है, सतपुरा रेंज है। इसके बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कह रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहां पर मिलेगा आपको, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, और इनकी जो घाटी में नर्मदा नदी बह रही है, वो भी इसका बहुत अच्छा भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अब हम एंडोजेनिक फोर्स में सडन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ये सडन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं और इनके द्वारा क्या क्या होता है। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। वोल्केनो किस प्रकार से पृथ्वी पर आ रहा है, ये वाले मैप में आप देख लेंगे, ये हमारी प्लेटों की गतियां दिखाई गई हैं। भू संचलन प्रक्रिया है, अर्थ मूवमेंट के कारण आंतरिक बल काम कर रहे हैं, अंतर्जात बल, और बहिर्जात बल काम कर रहे हैं। अभी हम अंतर्जात बलों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पटल विरूपण गतियों के बारे में पढ़ लिया था, जो क्या है, पर्वत निर्माणकारी शक्तियां हैं। और आकस्मिक गतियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनसे क्या निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी और पृथ्वी पर भूकंप आ रहे हैं। अब ज्वालामुखी का अर्थ क्या है, इसमें सबसे सिंपल सी चीज है कि भूपृष्ठ में आप एक स्थिति है, जैसे क्या है, भूपर्पटी पर एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकल रहे हैं। और ये मोल्टन जो सबस्टांसेस हैं, ये कहां से निकल रहे हैं, ये स्टेनोस्फीयर से निकल रहे हैं, जिसपे हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जैसे लिथोस्फीयर कह रहे थे, ये हमारी दुर्बलता मंडल पर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। तैर क्यों रही हैं, क्योंकि हमारा जो मेंटल वाला पार्ट है, इसका घनत्व ज्यादा है, और जो हमारी क्रस्ट है, उसका घनत्व मेंटल से कम है। तो ज्यादा घनत्व की वस्तु पर कम घनत्व की वस्तु तैर रही है। क्लियर हो गया। जैसे हमारा पानी में नाव तैर रही है, तो पानी का घनत्व ज्यादा है नाव से। क्लियर है। इसी कारण ये क्या कर रही है, इस पर संचरण कर रही है। तो उसी प्रकार से हमारा जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ओशनिक प्लेट्स हैं, ये क्या कर रही है, इनका घनत्व कम होने के कारण ये हमारे दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है। ठीक है। अब होता क्या है, हम वोल्केनो में आपको बता रहे थे कि जो भूपर्पटी पर ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ निकल रहे हैं, मोल्टन सबस्टांसेस निकल रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दाब के कारण मोल्टन सबस्टांसेस हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम मैग्मा कह रहे हैं। अच्छा, ये जब पृथ्वी की धरातल पर किसी छिद्र के द्वारा बाहर आ रहा है और वहां पर आके कूलिंग हो रहा है और सॉलिड हो रहा है, तो रॉक का निर्माण हो रहा है, और जो लावा मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, लावा कह रहे हैं। जितनी बार मैं आपको ये बताऊंगा आपको रट जाएगा। और इसी तरह से जो हमारी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आंतरिक भाग में जमे हुए मोल्टन सबस्टांसेस या द्रवित पदार्थों को हम क्या कहते हैं, और पृथ्वी के धरातल पर जमे हुए पदार्थों को हम क्या कह रहे हैं, मैग्मा कह रहे हैं या लावा कह रहे हैं। क्लियर हो गया। आप बहुत अच्छा सा चित्र देखिए वोल्केनो का। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये वोल्केनो है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टेनोस्फीयर था, जहां पर क्या है, बड़े बड़े मैग्मा चैम्बर्स हैं के अत्यधिक ताप के कारण जो हमारा यहाँ पर जो पदार्थ पाए गए हैं वो सेमी सॉलिड अवस्था में पाए गए हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मोल्टन सबस्टांसेस, जिसे हम मैग्मा कह रहे हैं। अब ये मैग्मा जब क्या होता है, पृथ्वी किसी छिद्र के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर को तोड़कर बाहर निकल रहा है। तो ये आप जो लेयर्स देख रहे हैं, ये जो लेयर्स देख रहे हैं, पहले यहाँ से निकला, फिर ये लेयर बनी, फिर ये जम गया, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पर क्या हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, फिर निकल रहा है। तो इस तरह से ये इसकी आकृति कोन शेप ले लिया है इसने। क्लियर हो गया। अब इससे ये क्या निकल रहा है, ये इससे गैसें निकल रही हैं, तप्त लावा निकल रहा है, मोल्टन लावा निकल रहा है, गैस निकल रही है, एसिड निकल रही है, राख निकल रही है, और इससे क्या क्या निकल रहा है, वाटर वेपर निकल रही है, जल वाष्प निकल रही है। क्लियर हो गया। अब जिस पाइप से निकल रही है, इस पाइप को हम क्या कह रहे हैं, वेंट पाइप कह रहे हैं।
ओके, ये हमारा जिसके द्वारा नलिका के द्वारा निकल रहा है ये लावा, मोल्टन लावा, इसे हम क्या कह रहे हैं, नलिका कह रहे हैं। क्लियर। अब ये पृथ्वी के धरातल पर आ गया तो इसे क्या कह रहे हैं, लावा कह रहे हैं। और ये लावा कूलिंग हो रहा है, कूलिंग के बाद सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन होने के कारण ये रॉक का निर्माण कर रहा है। ये छिद्र पर क्या होता है, इस छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, क्रेटर कह रहे हैं। और जब ये क्रेटर काफी बड़ा हो जाता है तो इसमें जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल के कारण जब इसमें पानी जमा हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, हम क्रेटर लेक कहते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, क्रेटर झील का निर्माण हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो इसके अंदर जो पाइप के द्वारा जो भीतर से मोल्टन लावा निकल रहा है हमारा, उससे क्या हो रहा है, वो धरातल पर आकर बाहर जम रहा है। ये यहाँ पर देखो जमा, फिर निकला, फिर बंद हो गया, लावा निकला, वोल्केनिक इरप्शन बहुत, और पृथ्वी पर अचानक कैसे होती है, बहुत जल्दी फोर्सों के कारण हो रही है। क्लियर। तो अब ये हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा धरातल पर लावा जमा हो रहा है, जिससे शंकु के आकार का ये लावा जमा हुआ और शंकु का आकार ले लिया, और फिर इसे ही हम क्या कह रहे हैं, वॉल्केनिक माउंटेन कह रहे हैं। अब हम देख रहे थे, हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मोल्टन लावा है, ये वॉल्केनिक इरप्शन होता क्यों है। जो हमारा भूतल होता है, जैसे हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं, जहां पर ये कमजोर होता है, स्टेनोस्फीयर है, जहां पर मैग्मा चैम्बर है, वहां से क्या निकल रहा है, मोल्टन सबस्टांसेस निकल रहे हैं, और उसी को तोड़ फोड़ कर ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जिसे हम वॉल्केनो के रूप में देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वॉल्केनो का दृश्य है, ये एस वगैरह निकल रही है, मोल्टन लावा निकल रहा है, वाटर वेपर निकल रही है, राख निकल रही है। और ये क्या कर रही है, ये पहले काफी सालों पहले यहाँ पर क्या हुआ था, मोल्टन लावा जमा हुआ, फिर दोबारा मोल्टन लावा निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लेयर हो रहा है, जम रहा है, कूलिंग हो रही है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, और फिर रॉक का निर्माण हो रहा है। क्लियर हो गया वॉल्केनो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अर्थक्वेक पे, चलते हैं भूकंप पे चलते हैं। क्लियर। अब भूकंप क्या है इसके बारे में देखते हैं हम। अब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं। जो ये क्या है, एंडोजेनिक फोर्स में हमारा क्या है, एंडोजेनिक फोर्स में जो सडन फोर्सेज हो रहे हैं, सडन मूवमेंट हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं। अब होता क्या है कि हमने आपको बताया था कि प्लेट जो संचरित हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक हो रही है, प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी जा रही है, एक दूसरे के आमने सामने दिशा में आ रही हैं। तो ये संचरण क्यों हो रहा था, ये संचरण हो रहा है जो हमारे स्टेनोस्फीयर में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मोल्टन सबस्टांसेस हैं, उनकी गति, वृत्तीय गति के कारण हो रहा था। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मोल्टन सबस्टांसेस हैं, उनके कारण ये गति हो रही थी प्लेटों में। तो जो प्लेटों में गति हो रही है, गति के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह पर कंपन हो रहे हैं। ओके, कंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो उससे जो उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, भूकंप कह रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये जो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत संचरण कर रही हैं, और संचरण होने के कारण अचानक इसमें क्या होता है, भ्रंश होता है। और भ्रंश के कारण क्या होता है, यहाँ पर भ्रंश से क्या हो रहा है, ऊर्जा रिलीज हो रही है तरंगों के माध्यम से। और जो तरंगे जहां सबसे पहले ऊर्जा रिलीज हो रही है तरंगों के माध्यम से, जहां से ये ऊर्जा रिलीज हो रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र कह रहे हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, जहां से हमारे वाइब्रेशन शुरू हो रहे हैं पृथ्वी पर। ये देखिए, इस वाले आप मैप में देख पाएंगे, जहां पर हमारे वाइब्रेशन शुरू हो रहे हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, उसको हम फोकस कह रहे हैं, या उसे क्या कह रहे हैं, हाइपो सेंटर कह रहे हैं, उद्गम केंद्र कह रहे हैं। पृथ्वी पर, ये पृथ्वी के धरातल पर क्या पहुंच रही है, तरंगे पहुंच रही हैं, ऊर्जा की तरंगे, ऊर्जा के कारण ये तरंगों के माध्यम से ऊर्जा निकल रही है। तो जब ये पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंच रही हैं, लंबवत पहुंच रही हैं, 90 डिग्री पर पहुंच रही हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, ईपी सेंटर कह रहे हैं, अधिक केंद्र कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा तबाही पृथ्वी के धरातल पर यहीं पर होती है, ईपी सेंटर पे होती है। और जैसे जैसे ये भूकंपीय तरंगे हैं ईपी सेंटर से दूर होती जा रही हैं, तो इसकी जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो कहां होती है, एपी सेंटर पे होती है। और सतह पर उद्गम केंद्र का निकटतम स्थान क्या कहला रहा है, अधिक केंद्र कहलाता है। नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एपीसेंटर। तो हमने भूकंप में क्या क्या चीजें पढ़ी, फोकस पढ़ा और एपीसेंटर पढ़ा। फोकस क्या था, जहां पर सबसे पहले वाइब्रेशन महसूस करा जा रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, उसको हम फोकस कह रहे हैं। और जब ये फोकस की जो यहां से वाइब्रेशन से जो तरंगे निकल रही हैं, ऊर्जा के माध्यम से तरंगे निकल रही हैं, और पृथ्वी की धरातल पर सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंच रही हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, एपीसेंटर कह रहे हैं। अब ये उसी की तरह है जैसे किसी आप शांत तालाब है हमारा, उसमें जब हम पत्थर फेंकते हैं तो कैसे होता है, तरंग की गति इस तरह से हो रही है। तो जहां पर आप पत्थर फेंक रहे हैं, ओके,
तो वो तो हमारा एपी सेंटर रहा जैसे ये, और जो तरंगों की माध्यम से ये तरंगे विस्तृत हो रही हैं, तो भूकंप अधिक एन से दूर जाने पर ये भूकंप की तरंगे कैसी हो रही हैं, कमजोर हो रही है, इनकी इंटेंसिटी कम हो रही है वहां पर। अब जब ये भूकंप समुद्र तल में आते हैं, समुद्र की तलहटी पर आते हैं, जिसे हम ओशियन बेसिन्स कह रहे थे, जो किससे बना हुआ था, ओशियनिक क्रस्ट हमारी किससे बनी हुई थी, बेसोल्ट से बनी हुई थी, और बेसोल्ट काफी भारी चट्टान होती है। तो जहां पर यहां पर जब भूकंप का अधिकेंद्र बनता है, एपी सेंटर बनता है, तो वहां पर क्या होता है, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। क्लियर हुआ? अभी तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे बन रहा था एपी सेंटर। अब जब यही एपी सेंटर हमारा कहां बनने लगे, समुद्र में बनने लगे, इधर बनने लगे, तो इससे क्या होगा, जो समुद्री लहरें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं, सुनामी कह रहे हैं। कि आप ये देखेंगे जो हमारा वितरण है भूकंप ये पेटी का, ये किस तरह से, ये रहा, ये ब्लैक से दिखाया गया है, तो ये इसे हम क्या कह रहे हैं, ये एक गोलाकार है, और ये क्या है, पैसिफिक ओशन के चारों तो ओर क्या पाया गया है, ये हमारा वॉल्केनो है, चारों ओर पाए गए हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सरकम पैसिफिक फायर रिंग कह रहे हैं। और प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80%, 80% भूकंप आते हैं और एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। और भूकंप का जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वो कहां पर है, भूमध्य सागर में, ये मेडिटेरियन सी के पास है। क्लियर? और हमारे हिमालय के पास भी क्या है, भूकंप क्षेत्र पाए जा रहे हैं। क्लियर? तो ये पूरे वर्ल्ड में हमारा भूकंप, अर्थक्वेक और किसको, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को ये दर्शा रहा है। तो जो अर्थ में मूवमेंट्स हो रही थी उसमें हमने एंडोजेनिक फोर्स में सडन फोर्सेस पढ़े, और सडन फोर्सेस के कारण क्या हो रहा था, अर्थक्वेक आया पृथ्वी पर, वॉल्केनो आया, और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो पटल विरूपण फोर्सेज हैं, गतियां हैं, उससे क्या हो रहा है, बिल्डिंग माउंटेन्स हो रहे हैं, हमारे पर्वत निर्माणकारी बल काम कर रहे हैं। और जो हमारे एंडोजेनिक फोर्स हैं ये पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, ये निर्माणकारी शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर माउंटेन सिस्टम्स का निर्माण कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, प्लेटो फॉर्मेशन कर रही हैं। ओके, अब हम एक्सोजेनिक्स, दूसरा जो बल है बाह्य एक्सोजेनिक फोर्स, बहिर्जात बल, ये क्या कर रहा था पृथ्वी पर, ये क्या करता है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी की बाह्य सतह पर बल काम कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, बहिर्जात बल कह रहे हैं। और जो बहिर्जात और अंतर्जात बल हैं, इसी के कारण क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा था। तो हम बहिर्जात बलों में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो आता है इरोजनल और डिपोजिशन, अपरदनात्मक शक्तियां और निक्षेपणात्मक शक्तियां, और कौन सी होती हैं, प्लस इसमें कौन सी होती है, ये देखेंगे हम। इसमें ये क्या होता है, बाह्य बल जो हमारी काम करते हैं, इसमें डेनुडेशन प्रोसेस में 3 चीजें आती हैं। एक आता है अपक्षय, अपर्दन और डिपोजिशन, वेदरिंग, इरोजनल, और क्या होता है डिपोजिशन। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं वो पर्वत पठार भूदृश पर उत्पन्न करती हैं, हमारे लैंडफॉर्म पे क्या बतानी है, माउंटेन्स बना रही हैं, पठार बना रही हैं, प्लेटो बना रही हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो बाह्य शक्तियां हैं, जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, जो पृथ्वी की बाह्य सतह पर आते हैं, जैसे क्या है, उसमें जल है, वाटर है, रिवर्स हैं, हमारी ग्लेशियर्स हैं, विंड्स है, पवन है, समुद्री लहरें हैं, ओशियंस वेव्स कह रहे हैं। ये क्या करती हैं, पृथ्वी के धरातलीय संरचनाओं को काट जाट कर समतल बनाने का प्रयास कर रही हैं। अब होता क्या है बच्चों, इसमें 3 प्रोसेस हैं हमारे, ये डेनुडेशन के प्रोसेस हैं। तो पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ कर रही हैं, और तोड़फोड़ की इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, अपक्षय कह रहे हैं। टूटे फूटे अवसाद हैं वो क्या है, बाह्य शक्तियां, जैसे जल है, नदियां हैं, हिमानियां हैं, पवन है, समुद्री लहरें हैं, इनके द्वारा दूसरी जगह पर अपर्दन हो रहा है, अपर्दन के कारण परिवहन हो रहा है दूसरी जगह पर, और वहां जाके निक्षेपित हो रही है। तो ये जो अपक्षय है, अपर्दन है और निक्षेपण है, ये इसकी संयुक्त क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, डेनुडेशन कह रहे हैं। किस किस को, अपक्षय को, अपर्दन को और निक्षेपणात्मक शक्तियों को, या जो प्रक्रम है, जो क्रियाएं हैं हमारी, इनको हम क्या कह रहे हैं, डेनुडेशन कह रहे हैं, अनाच्छादन क्रियाएं कह रहे हैं। क्लियर? अब जो ऊंचे भाग को अगर जैसे हमारा माउंटेन्स है या प्लेटोज है, उसका अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा क्या कर रहे हैं, हम समतल मैदान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी को। क्लियर हो गया? तो ये हमारे कौन से फोर्सेज हैं, ये हमारे एक्सोजेनिक फोर्स हैं, बहिर्जात बल हैं। अब इसमें अपक्षय, हम अपक्षय के बारे में पढ़ते हैं कि ये वेदरिंग क्या है, ये हमारा क्या है, ये वेदरिंग है, और ये हमारा क्या है, इरोजन हो रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये सब, ये तीनों प्रक्रिया संयुक्त रूप से इसको क्या कह रहे थे हम, डेनुडेशन कह रहे थे।
अनाच्छादन की प्रक्रिया कह रहे थे। ओके, और ये तीनों इसके प्रक्रम हैं। तो सबसे पहले वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वेदरिंग क्या है, कि कोई रॉक ब्रेकिंग डाउन हुआ, किस तरह से, बाह्य शक्तियों से, क्या किस तरह से हो रहा है, ऋतुओं के कारण, मौसम के प्रभाव के कारण चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वेदरिंग कह रही हूं, वहीं पर खट्टा हो जाती है। ओके, इसको क्या कह रहे हैं, वेदरिंग कह रहे हैं। और इरोजन क्या है, अपक्षय के कार्य में क्या होता है, इरोजन के पैटर्न में क्या होता है, अपरदनाक शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, जब ये टूटे हुए अपसाद हैं हमारे, अब क्या है, रेनफॉल के कारण, या फिर नदी के द्वारा, हो रहा है, ये क्या है, ढाल के द्वारा, क्या है, नीचे आ गए, रेनफॉल काम कर रहा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, रेनफॉल के द्वारा हो रही है, रिवर्स के द्वारा हो रही है, ग्लेशियर के द्वारा हो रही है, ओशियन वेव्स के द्वारा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इनका जो सेडिमेंट्स का मूविंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, निक्षेपणात्मक शक्तियां कह रहे हैं, जो वहां पर हो रहा है। और ये क्रिया क्या कह रही है, अपरदान, एरोजन कह रहे हैं इसे। अब जो वेदरिंग्स होती है, इसमें कौन कौन से चीजें कार्य कर रही हैं, इसमें क्या क्या काम कर रही है, टेम्परेचर काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, रेनफॉल काम कर रहा है, वाटर काम कर रहा है, और इसमें मानव जंतु, जीव जंतु भी इसमें सम्मिलित होते हैं, और इसमें मानव का भी हाथ रहता है वेदरिंग में। अब जो वेदरिंग है, जो अपक्षय है, ये क्या है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम फिजिकल वेदरिंग देखेंगे, ये फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये अपक्षय को हमने बताया था कि पृथ्वी पर जो अपसाद हैं, टूट फूट रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, और एक ही स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, वेदरिंग कह रहे हैं। और जब ये टूटे हुए अपसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, कैसे, रेनफॉल से, नदी द्वारा, या फिर सी ओशियंस द्वारा, विंड के द्वारा, तो इसे क्या कह रहे हैं, अपरदन कह रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपरदन शक्ति के कारण ये पहुंच रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, और जब दूसरी जगह पर जाकर ये अपसाद इकट्ठे हो रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, डिपोजिशन कह रहे हैं। क्लियर। अब हम वेदरिंग के बारे में देखेंगे कि हमारा जो फिजिकल वेदरिंग है उसे क्या कहते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा भौतिक प्रक्रिया है। हमारी भौतिक प्रक्रिया होती क्या है कि आप देखेंगे, जब ये चट्टानें, ये हमारी जो चट्टानें हैं, ये टूट क्यों रही हैं। अब यहां पर क्या होता है, दिन के समय में सन निकलता है, तो सन के कारण टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये चट्टान क्या हो रही है, फैल रही है। और जब रात के समय क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होने के कारण ये चट्टान सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये चट्टान क्या कर रही है, चट्टान कमजोर हो जाती है। ऐसे वर्ष भर ये प्रक्रिया चल रही है, दिन और रात काफी समय से हो रहा है। तो इससे क्या हो रही है, चट्टान कमजोर पड़ रही है, और चट्टान कमजोर होने के कारण क्या हो रही है, ये टूट रही है। टूटने के कारण ये क्या है, अपसाद में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार चट्टान के टूटने को हम क्या कह रहे हैं। अब ये चट्टानें क्या हो रही हैं, हवा के द्वारा, रेनफॉल के द्वारा किसी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है दूसरी जगह, इन चट्टानों को क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। तो इस तरह के जो अपक्षय हो रही है, अपक्षय की क्रिया हो रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फिजिकल वेदरिंग कह रहे हैं, भौतिक प्रक्रिया कह रहे हैं। क्लियर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। अब हम क्या जाते हैं, केमिकल, रासायनिक वेदरिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो रासायनिक वेदरिंग है हमारी, इसको आप सिंपल ऐसा समझिए, क्या होता है कि चट्टानों में, जैसे रॉक्स है हमारी, ये जो हमारी रॉक्स हैं, इसमें क्या होता है, रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल के द्वारा इसमें कहीं कहीं जो दरारें बनी होती है, उसमें क्या होता है, पानी चला जाता है। और पानी चले जाने के कारण इसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। चूना पत्थर, हमारी जो चट्टानें बनी है वो बहुत से मिनरलों से बनी है, तो उसमें जब पानी जाता है तो क्या करता है, रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो उससे क्या होता है, चट्टानें क्या हो रही हैं, ढीली हो रही हैं, टूट रही हैं। क्लियर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल वेदरिंग कह रहे हैं। और इसमें किस तरह से केमिकल वेदरिंग हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर एंड एयर हो रहा है। क्लियर। अब थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग पढ़ रहे हैं, वो क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ रहे हैं। अब इस प्रोसेस में क्या कौन कौन से तत्व इन्वॉल्विंग है, लिविंग थिंग्स और इन्वॉल्विंग है। तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी आ रही हैं, जीव जंतु आ रहे हैं हमारे। क्या होता है, जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी पर जो जीव जंतु है वो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे एनिमल्स में क्या है, रैट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर क्या करते हैं, होल कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो धरातल है उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने, माइनिंग करना, रोडों का निर्माण करना, सुरंग बनाना। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो रॉक्स हैं, चट्टान है, उसमें क्या आ रहा है, फॉल्ट आ रहे हैं, दरारें आ रही हैं, और ये क्या कर रही हैं, चट्टानें कमजोर पड़ रही हैं। तो ये किसके द्वारा पड़ रही हैं, ये
जैविक, इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग कह रहे हैं। क्लियर? जैविक अपचय कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये वेदरिंग वाला टॉपिक खत्म हो रहा है और हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन। इरोजन क्या है कि जब प्रवाहित जल, जो बहता हुआ जल है, जो हमने बताया वाटर है या फिर पवन है, विंड है, ये क्या कर रही है, और हमारी क्या है, समुद्री लहरें हैं, सी वेव्स हैं, ये क्या कर रही हैं, और ग्लेशियर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो टूटी हुई चट्टानें हैं, जो अपक्षय के कारण चट्टानें टूट गई थी, उसको क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? अपरदन कह रहे हैं, इरोजन कह रहे हैं। क्लियर? अब आपने देखा होगा कि आपने कभी देखा होगा कि बहुत ज्यादा वर्षा होने पर क्या होता है कि जो जल के साथ मिट्टी है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है, वो बह जाती है। तो यह भी क्या है, ये अपरदन की क्रिया है। और इस अपरदन की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? मृदा अपरदन कह रहे हैं, सॉइल इरोजन कह रहे हैं। ओके, एक जगह से जाकर ये हमारे अपसार टूटे वेदरिंग के कारण, और एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर ये क्या हो रहे हैं? निक्षेपण हो रहे हैं। तो निक्षेपण क्या है कि अपरदन का ही परिणाम है ये निक्षेपण। एक जगह से क्या हो रहा है, अपरदन की क्रिया के द्वारा ये दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं और जमा हो रहे हैं। तो जो जमाव की प्रक्रिया है उसको हम क्या कह रहे हैं? निक्षेपण कह रहे हैं। अब कभी कभी ये ढाल में कमी के कारण, अपरदन के कारण वेग में कमी आ जाती है। ठीक है, ये पहाड़ी एरिया से निकल रहे हैं तो इनका वेग काफी अधिक रहता है, तो भाग या फिर नदियों के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा भागकर आए होते हैं, और कहीं प्लेन भाग पे ये जब जमते हैं तो इसी भाग के जो इस भाग पे जो एकत्रीकरण हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? निक्षेपण कह रहे हैं। क्लियर? अब इन कारणों से हो क्या रहा है, ये जो क्रियाएं हो रही थी हमारी डेनोडेशन की, और ये जो वेदरिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, इन तीनों क्रियाओं से क्या हो रहा था? पर्वत पर काट छांट हो रही थी। हमारी जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट पे एक्सोजेनिक फोर्स है, ये क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को समतल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या है, अब आप एनसीईआरटी में लिखे हैं, इसको देखेंगे कि जो अपक्षय है हमारा और अपरदन से क्या हो रहा है? दृश्य भूमि लगातार विकटित होती रहती है, डिसइंटीग्रेटेड हो रही है हमारी वेदरिंग एंड इरोजन के कारण। और पृथ्वी की सतह पर जल है, पवन है, हिम है, ये क्या है? वाटर है, विंड है और स्नो है, के द्वारा क्या हो रहा है? सरफेस का क्षय हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और उसे हम क्या कह रहे हैं? अपरदन कह रहे हैं। और जो अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लैंड फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। ये हमारे क्या है? माउंटेन रेंजेस है। अत्यधिक ठंडे होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो वाटर है वो क्या हो रहा है? जम जा रहा है, जिसे हम ग्लेशियर के रूप में देख रहे हैं। तो ग्लेशियर द्वारा लैंड फॉर्म्स को अभी हम देखेंगे। ठीक है, और जब ये यहाँ पर ये क्या है, रेनफॉल से ये जो टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो ग्लेशियर्स हैं पिघल रहे हैं, तो यहाँ से क्या है? नदियों का ये क्या हो रहा है? उद्गम केंद्र बन रहा है। यहाँ से नदियां निकल रही हैं। जब ये नदियां पहाड़ी भागों से निकल रही हैं तो पर यहाँ पर ये क्या होती है? इनका जो वेग होता है बहुत अधिक होता है। अब जब जैसे जैसे ये मैदानी भाग में पहुंचती हैं तो इनकी गति और धीमी हो जाती है, और जो समुद्र के पास जब अपने मुहाने पे पहुंचती हैं, बहुत सारे अवसाद जमा करती हैं, तो इनकी गति बिल्कुल धीमी हो जाती है और ये डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो हम लेक्स हैं, रिवर्स हैं, नदी के द्वारा बनी गई स्थलाकृतियों को देखेंगे, ग्लेशियर द्वारा बनी गई स्थलाकृतियों को देखेंगे, समुद्री तरंगों द्वारा बनी गई स्थलाकृतियों को देखेंगे, और पवन के द्वारा जो स्थलाकृति है उनको हम देख रहे हैं। स्थलाकृति बन रही है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर के कारण जो लैंड फॉर्म्स मिल रहे हैं हमें, जो स्थलाकृतियां मिल रही हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। कि जो हमारे बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, वहां पर क्या होता है? बहुत अत्यधिक ठंडा होने के कारण वहां पर क्या होता है? जो रेनफॉल होने के कारण वो क्या हो रहा है? वहां पर ये पानी जो बर्फ के आकार में जम रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? ग्लेशियर कह रहे हैं, हिमानी कह रहे हैं। ठीक है, अब जब होता क्या है, जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं, और पिघलने के कारण ये क्या कर रहे हैं? ये खिसक रहे हैं। तो खिसकने के कारण क्या हो रहा है? अपरदनक शक्तियां इस पे काम कर रही हैं, तो इससे क्या होती है? बहुत सी आकृतियां बनती हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जैसे हमारी यू आकार की घाटी बनती है, तो क्या हो रही है? इसका ढाल क्या है? खड़ा है, तथा तल क्या है? इसका ढाल, ये स्लोप देखिए, ये क्या है? बिल्कुल खड़ा हुआ है, और जो ये वाला भाग है, इसका जो तल है वो काफी चौड़ा है। तो जब हिमानी चट्टानें क्या होती है? घर्षण से क्या करती हैं? पर्वत के निचले भागों पर आकर ये क्या हो रही हैं? जमा हो रही हैं। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं? मोराइन कह रहे हैं,
हिमोड़ कहा जाता है। ओके, तो इस तरह की स्थलाकृति हमारी किससे निर्मित हो रही है? ग्लेशियर द्वारा, हिमनद के द्वारा ये हमारी स्थलाकृतियां बन रही हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो हमारे क्या थे, यहां पर ये हमारे ग्लेशियर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो क्या आ रहा है, नदियों का निर्माण हो रहा है। और जब ये नदियां पहाड़ी भाग में बहती हैं तो ये क्या, किस वे में, बहुत इनकी गति जो होती है बहुत तीव्र होती है, इनका ढाल बहुत तीव्र होता है, तो पानी बहुत तेज गति से बह रहा है। तो जब ये तेज गति से बहता है तो जो पहाड़ी होती है उसको वो किस तरह से काटते हैं, वी शेप में काट रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो वहां पर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र पे हमारा क्या मिलेगा, वी शेप की घाटियां मिलेंगी। अब जो नदी का अपर्दन होता है, जो नदी की अपर्दन क्रियाएं होती हैं वो किस पर डिपेंडेंट होती हैं, वो देखते हैं हम। नदी का जो ढाल है उस पर डिपेंडेंट होती हैं, ढाल पे होंगी, जल की मात्रा कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेग कितना है नदी का, और उसकी अमाउंट ऑफ वाटर कितना है उसमें। क्लियर? इस पर ये निर्भर कर रही है हमारी अपर्दनात्मक शक्तियां। ठीक है, अब जो नदियां पहाड़ों से निकलकर, ऊंचे पहाड़ों से निकलकर ये पहाड़ों में जब बहती हैं तीव्र गति से, तो वी प्रकार की घाटी बना रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, गॉर्ज कह रहे हैं। ओके, ये जो किसके द्वारा नदी बन रही है, ये नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, जिसको हम गॉर्ज कह रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ओके, अब जब ये नदियां, क्या होता है कि अचानक क्या होता है, ये नदियां, जब ये नदियां क्या करती हैं, जब नदी रास्तों में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं, कहीं पर ये देख रहे हैं आप, इस वाले चित्र में देखिए, ये क्या है, कहीं पर जो ये क्या है, यहाँ पर हार्ड रॉक्स है, ये क्या है, सॉफ्ट रॉक्स है। तो जब नदियां बह रही हैं तो कहीं पर इनको सॉफ्ट रॉक्स मिल रही हैं। तो सॉफ्ट रॉक्स क्या है, नदियों का क्या है, जल्दी कट जाती हैं। जो मुलायम चट्टान होती है वो नदी के द्वारा कट जाती है, और कठोर चट्टान मिलती है तो नदी का जल उन चट्टानों पर जल्दी नहीं काटता है उन्हें, कठोर चट्टानों को। तो होता क्या है, इससे क्या, जो समतल है उसमें अंतर आ जाता है। तो अंतर आने के कारण जब ऊंचे भाग से, जब ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, सॉफ्ट रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक पृथ्वी के जल के, सॉरी, नदी के जल के द्वारा गिर गई, जब ये ऊपर से गिरती हैं तो ये किसका निर्माण कर रही हैं, ये जलप्रपात का निर्माण कर रही हैं। अब जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से गिरता है, ये खड़े ढाल से गिर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत अधिक वेग से ये नीचे गिर रहा है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम, इसे क्या कह रहे हैं, जलप्रपात कह रहे हैं, वाटरफॉल कह रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये नदी के द्वारा निर्मित जल स्थलाकृति है। ओके, अब आप देख पाएंगे, ये हमने पहले ग्लेशियर पढ़ा, ग्लेशियर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बन रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा, मोराइन पढ़ा, मोराइन लैंडफॉर्म्स पढ़ा, स्थलाकृति। फिर ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर, ये नदियां जो हैं वी घाटी में बहुत तेज गति से बह रही हैं, तो वहां पर क्या कर रही हैं, गॉर्ज का निर्माण कर रही हैं। और फिर जब ये नदियां किसी ऊंचे ढाल से नीचे गिर रही हैं, मुलायम चट्टानों को काट कर, और फिर हार्ड चट्टान आ जाती है तो उसे कम काट पाती है, तो उसमें क्या है, जो स्लोप आ जाता है। सो स्लोप के कारण क्या हो रहा है, जब पानी वहां से गिर रहा है तो उस वहां पर कौन सी स्थलाकृति बन रही है, वाटरफॉल्स देख रहे हैं हम। तो आपने विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो हमारा, जो सबसे ऊंचा झरना है वो कहां पर है हमारा, साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका में कौन सा देश है हमारा, वेनेजुला। वेनेजुला में एंजल फॉल है, वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में भी कुछ जलप्रपात पड़ते हैं, जैसे हमारा सारावती नदी पर पड़ता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, जोग फॉल है, सारावती नदी पर पड़ता है हमारा। और क्या है, कावेरी नदी पर कौन सा है, कावेरी नदी पर हमारा कौन सा है, शिव सुंदरम है, ये वाटरफॉल है हमारे इंडिया के। क्लियर? अब होता क्या है, अब आप देखेंगे ये जो क्या है, नदियों के बहने के क्रम में या गति के क्रम में, ढाल में और इनके अमाउंट ऑफ वाटर में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, ये बहुत, इनका वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, ये ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो क्या है, पानी बह रहा है, यहाँ से नदियों का निर्माण हो रहा है। ओके, अब ये क्या हुआ, जब ये जलप्रपात ऊंचे भाग से गिर रहा है नदियों का पानी, तो उसे जलप्रपात कह रहे थे। अब जब ये मैदानी भाग में, जब नदियां पर्वतीय भाग से नीचे मैदानों में उतरती हैं तो क्या हो रहा है, इनकी गति कम हो रही है, ढाल भी कम हो रहा है, और इसके कारण ये नदियां क्या हो रही हैं, धीमी पड़ जा रही हैं। और धीमी होने के कारण जो इनका मार्ग क्या होता है, जब तेज गति से बह रही हैं तो इनका मार्ग सीधा रहता है, ठीक है, वी घाटी में बह रही है तो इसे क्या कह रहे थे, गॉर्ज कह रहे थे हम। लेकिन जब ये मैदानी भाग में धीमी हो जाने के कारण ये नदियां सीधी ना होकर कैसे मोड़ में घूम रही हैं,
तो इसको हम क्या कह रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं, तो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को हम क्या कह रहे हैं, विसर्प कह रहे हैं, मेंडर्स कह रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आपको मेंडर्स में ये दिखा रहे हैं, ये मैदानी भाग में देखो, ये देखिए आप, ये क्या है, मेंडर्स बने हुए हैं, ठीक है, किस तरह से घूम रहे हैं, ये क्या है, इस तरह से विसर्प बना रही हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से बह रही हैं। लेकिन जब ये नदी यहाँ से इंट्रेंस कर ले इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये भाग कट जाएगा। तो इस भाग को आप ये देख पा रहे होंगे, इसको हम क्या कह रहे हैं, चाप झील कह रहे हैं, ऑक्सबो लेक कह रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, जब ये नदी मैदानी भाग में आई, धीमी गति से कर रही है, तो ये क्या कर रही है, टेढ़े मेढ़े भाग पर जा रही है, टेढ़े मेढ़े भाग पर बह रही है। इसको क्या कह रहे हैं, मेंडर्स कह रहे हैं, विसर्प आकार में घूम रही है। और जब इससे ये पानी से ये जो कट रहा है, ये चाप झील बन रही है, इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सबो लेक कह रहे हैं। क्लियर हो गया। ऑक्सबो लेक समझ में आ गई। अब जब ये क्या रहे, ये देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, ये ऑक्सबो लेक बन रही है और ये हमारी मैदानी भाग में किस तरह से घूम रही है, मेंडर्स बना रही है। ओके, अब होता क्या है, नदी के सागर में गिरने से पहले, ये क्या है, हमारा ओशियंस है, और जब ये नदी सागर में गिरने से पहले क्या कर रही है, इसकी गति और धीमी पड़ जाती है। तो इसके कारण जो मलबा है, नदी के द्वारा ये मलबा लेके आती है, अपर्दन शक्तियां जो काम कर रही हैं, तो ये नदियां क्या कर रही हैं, बहुत सारे मलबे को लेकर आती है। और मलबे का जब ये निक्षेपण कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, निक्षेपण, ये जो निक्षेपण हो रहा है, इससे क्या है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो हमने आपको बताया था, इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, और उस डेल्टा का नाम क्या था, हमने क्या बताया था, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण बनाया था। तो आपने अपने डेल्टा की स्थलाकृति भी समझ ली। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने नदी के द्वारा जो कार्य हो रहे थे, जो स्थलाकृतियां बन रही थी, उसमें हमने मेंडर्स के बारे में पढ़ा, ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ा, और डेल्टा के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम वायु के द्वारा पढ़े गए वायु के कार्य देखेंगे, वायु के द्वारा कैसे कैसे स्थलाकृति बन रही है। अब आप देखेंगे कि वायु क्या करती है। जब आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफान को आते देखा होगा, तो ये भी क्या है, अपर्दन की क्रिया करते हैं। पवन क्या कर रही है, अपर्दन की क्रिया का कार्य कर रही है। अब हवा क्या करती है, एक स्थान से रेत को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, और जब ये चट्टानों से टकराती है, तो धूल के कण चट्टान पर टकराकर उन्हें क्या कर रही है, उन्हें तोड़ रही है, कुरेदती है, जिससे अपर्दन की क्रिया होती है। क्लियर हो गया। सैंड डून्स हैं ये हमारी सैंड, जिन्हें हम बालू का स्तूप कह रहे हैं। अब होता क्या है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन क्या करती है, पवन के मार्ग में कोई बाधा नहीं आ रही है, ये हमारी क्या है, यहां से पवन चल रही है। ये जो पवन चल रही है, इससे क्या होता है, पवन के साथ उड़ने वाले जो पदार्थ हैं, वो क्या कर रहे हैं, धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। ये बालू के टीलों का निर्माण कर रहे हैं। तो जो बालू के टीलों का निर्माण हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सैंड ड्यून्स कह रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आपको इस तरह से ये दिखना है, ये क्या है, सैंड ड्यून्स है हमारे। और ये आपको कहां पर मिलेंगे, ये हमेशा आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये मशरूम रॉक्स है। होता क्या है कि पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कण जब अपर्दन का कार्य करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं, जो नीचे हवा होती है, ये क्या हो रहा है, काफी तेज गति से चल रही है। तो ये क्या हुआ, इसका काफी तरह नीचे इरोजन कर दिया, तो निचले भाग को इसको क्या करा है, घिस दिया है, तो ऊपरी भाग को कम अपर्दन हो पाया। तो ये किस शेप का बन गया, यहाँ पर ये हमारा मशरूम रॉक बन गया, और ये विंड के द्वारा स्थलाकृति बन रही है हमारी। ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं, मशरूम रॉक कह रहे हैं, छत्रक शिला कह रहे हैं हिंदी में। अब होता क्या है कि हम तीसरी आकृति को पढ़ते हैं, जो पवन के द्वारा निर्मित हो रही है, कि जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो होता क्या है, वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। ओके, और किसी दूसरी जगह पर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, लोइस कह रहे हैं। ओके, ये देखिए आप, विस्तृत क्षेत्र पर निक्षेपित हो रही है ये बालू के महीन कण, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, विंड ब्लो डिपॉजिट्स ऑफ फाइन सेडिमेंट्स। फाइन सेडिमेंट्स कौन से हैं, बालू के हल्के कण, महीन, हल्के कण एवं महीन कण। ओके, इससे कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, लोइस का निर्माण हो रहा है। अब हम समुद्री तरंगों के द्वारा
जो स्थलाकृतियां बन रही हैं उनको ये बारे में बात करेंगे कि जो समुद्री तरंगें होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, अपरदन करती हैं एवं निक्षेपण से क्या करती हैं, तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही हैं, कोस्टल प्लेन्स का निर्माण कर रही हैं, कोस्टल लैंड फॉर्म्स का निर्माण कर रही हैं। अब ये क्या है, ये हमारी जो समुद्री तरंगें हैं लगातार किसी तट से टकराती हैं, तो ये क्या करती हैं, जिससे क्या हो रहा है, दरार विकसित हो रही है हमारे किसमें, कोस्टल तट में। तो ये जब ये पानी किसी, क्या हुआ, पहले ये पानी जब इस हमारी ये कोस्टल प्लेन से टकराता है तो दरार पैदा करता है, दरार पैदा कर रहा है। अब जब ये क्या कर रहा है, धीरे बहुत समय तक करता रहेगा तो इसमें क्या होता है, सी केव बनती है, ठीक है, जिसे हम समुद्री गुफा कह रहे हैं। और समय के साथ साथ होता क्या है कि बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो इनको समुद्री गुफा कह रहे हैं। और फिर थोड़ी और समय के बाद जब ये पानी पूरा चला जाता है, आर पार हो जाता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, तटीय महराव कह रहे हैं, आर्क कह रहे हैं। ओके, अंडर कटिंग हो गई, पानी आर पार चला गया तट के, इस स्थलाकृति को हम क्या कह रहे हैं, तटीय महराव कह रहे हैं। और ये क्या है, आर्क कह रहे हैं इंग्लिश में, अंडर कटिंग के कारण। अब हो क्या रहा है कि इसी तरह की स्थलाकृति बनी, अब ये क्या है, ये स्थलाकृति बन गई पानी। अब लगातार क्या होता है, लगातार अपरदन क्या होता है, इसकी छत को भी तोड़ देती है हवा के कारण। ये क्या हो रहा है, इसकी छत को भी तोड़ दिया, इसकी छत को भी तोड़ देती है, तो फिर एक केवल दीवार बन जा रही है। तो इस दीवार की जो स्थलाकृति है, ये दीवार बची, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैक कह रहे हैं। ओके, दीवार जैसी ही ना करती हूँ हम क्या कह रहे हैं, स्टैक कह रहे हैं। और ये कहां पर बन रही है, समुद्री तरंगों के द्वारा बनी स्थलाकृतियां हैं। क्लियर हो गया। इस तो बच्चों, इसी के साथ क्लास 7 का ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। जो हमारा वाई अकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे हमारी वीडियोस देखते रहेंगे, हमारे वीडियोस में कंटिन्यू बने रहेंगे। ज्योग्राफी आप बस बने रहिए और ज्योग्राफी अच्छा करने की गारंटी हमारी है। तो इसी के साथ चलते हैं हम। थैंक यू गाइस।